हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में 2024 का साइंस का जो पेपर लिया गया था ना सीबीएसई की तरफ से, वो पूरा का पूरा यहाँ समझाने जा रहा हूँ ब्रीफली में। और ये आंसर की सीबीएसई की तरफ से इश्यू की गई है। तो जैसे आप जो भी पेपर दोगे ना, ऐसी उसकी ऑफिशियल आंसर की भी सीबीएसई की तरफ इश्यू की जाएगी, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। देखिए 2024 में पेपर कैसा रहा था और कितने क्वेश्चन कैसे आए थे और आपको क्या आते हैं, चार्ट करते हैं। ठीक है, ये हिंदी मीडियम में है और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिए। अगर जब किसी प्रणाली में दांतक जिंक के कुछ टुकड़ों को जो कि 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में मिलाकर उसे गर्म किया जाता है, तो होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में आपको दिखाना है। देखो ये आपने अपनी बुक से भी करा होगा। क्या बोल रहा है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोल्यूशन है उसमें हम क्या डाल रहे हैं, यहाँ पे ग्रेनुलेटेड जिंक को डाल रहे हैं। तो आप अगर इसकी इक्वेशन जानते हैं तो अपने आप बना लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें हम जिंक को डाल रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखे, आपको बताना कि कौन सी बैलेंस है। तो आप यहाँ पर बैलेंस भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी बैलेंस है, नहीं कौन सी नहीं है। ये देखो, यहाँ पर देखो Na1 है, इधर भी Na1 है, इधर Zn1 है, इधर 1 है, और यहाँ O1 है, O2 है, तो ये अनबैलेंस है। आप ये चेक करो। ठीक है, देखो यहाँ पर Na2 हो गए, यहाँ पर Na2 है। ठीक है, यहाँ O1 है, इसका 2 की मल्टीप्लाई हो गए 2 हो गए, ये भी 2 है। H यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गए 2 हो गए, H2 है, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, और ऑफिशियल आंसर की में भी आप देख सकते हो, ये इन्होंने आंसर यहाँ सीबीएसई की तरफ से दिए गए हैं। ठीक है, तो बैलेंस करने वाला क्वेश्चन आया था, मतलब 2024 में लास्ट से लास्ट ईयर। अब यहाँ देखो ये कह रहा है निम्नलिखित में से एक विलयन अपघटन अभिक्रिया चुनिए जिसमें वियोजन के लिए ऊर्जा का स्रोत प्रकाश हो। देखो आपको पता है ना, वियोजन यानी कि डिकम्पोजिशन, उसके 3 तरीके होते हैं। एक लाइट से होता है, दूसरा हीट से होता है, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी से होता है। तो यहाँ पे इसने लाइट वाला पूछ लिया, तो अगर आपने बुक में से सारी इक्वेशन देखी भी है ना, तो आप आराम से बता दोगे कि कौन सा है जो लाइट से हो रहा है। लाइट से आपने 2 पढ़े होंगे अपनी बुक में, 2 एग्जाम्पल देखे होंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो आंसर है सी है। ठीक है, तो ये आपके पहले चैप्टर में सी है। ठीक है, और यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आप पुराने पेपर देखोगे, इन 5 में से कोई ना कोई एक दे रखा है ना। अब देखो ये तीसरे नंबर पर क्या रहा है, आपको बताना है कि एक मेटल और एक नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो देखो पूछने का तरीका देख लो, लिक्विड स्टेट में पाया जाना चाहिए और वो नॉन मेटल होना चाहिए। एक धातु बतानी है जो द्रव अवस्था में होती है, तो मरकरी और ब्रोमीन। ठीक है, मरकरी जो होती है वो धातु होती है, ब्रोमीन जो होती है वो अधातु होती है, जो दोनों के दोनों लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। फिर उसके बाद ये कह रहा है जो कार्बन है ना, कार्बन उसके जो भी कंपाउंड बनेंगे, चाहे वो मीथेन बने चाहे वो इथेन बने। ठीक है, तो जो भी कार्बन के कंपाउंड बन रहे हैं वो इनमें से क्या खास बात रखते हैं, तो आपको बताना है क्या चारों रखते हैं या 2 रखते हैं, कौन सी 2 रखते हैं। यहाँ पे आपको इन चारों में से कौन कौन ठीक है, आपको इसमें टिक करना है। तो अगर आपने कार्बन के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो आप आराम से बता दोगे। तो यहाँ मैं बता दूं कि जो कार्बन होते हैं उसके जो कंपाउंड होते हैं, नंबर 2 लिखा है यहाँ पे, ये कुछ अलग है। ठीक है, तो और दूसरा यहाँ पे नंबर 4 सही है। ये कह रहा है कि अणुओं के बीच दुर्बल आकर्षण बल होता है, मतलब इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे कम होता है, और ये इलास्टिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर यहाँ पे सी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो कैसा क्वेश्चन आया है, इन्होंने लिख दिया फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, ये चारों लिख दिया। इंग्लिश में देख सकते हो। ये कह रहा है आपको बताना है कि द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन क्रिस्टलाइन फॉर्म इन वन मॉलिक्यूल। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से किस यौगिक के क्रिस्टीकरण रूप में एक अणु में क्रिस्टीकरण जल के अणु की संख्या अधिकतम होगी, मतलब पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा पाए जाएंगे, किसमें इसमें पाए जाते हैं। तो आपने सॉल्ट वगैरह सारे पढ़े, ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपको बताना कि किसमें मैक्सिमम होते हैं, तो ये सोडियम कार्बोनेट में सबसे ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या डी है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर जब पहले पेपर सोल्व किया था तो यहाँ पे लिखा था इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 10 है,
इसमें तो है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आ गया इसमें 10, तो सबसे ज्यादा किसमें इसमें, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका डी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड होते हैं, बताओ ये जो एल्यूमिनियम और जो जिंक होते हैं इसके जो ऑक्साइड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, जो एसिड बेस दोनों से रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है, तो उसके जो ऑक्साइड बनते हैं, तो यहाँ पर आंसर सी है। और जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना, तो आप इसके आसपास क्वेश्चन कर लो, वो दो मेटल कौन से हैं जैसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, या वो दो मेटल कौन से हैं जो पानी में तैरते हैं, जैसे कैल्शियम होता है ना। तो ऐसे आपको सारे जो आसपास की चीजें ना उन्हें, जैसे कौन से ऐसे दो मेटल हैं जो हीट से रिएक्शन करते हैं, कौन से हैं जो जो ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं, इस तरीके से वो भी पढ़ लेना। 7th है, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसने बोला कि ये रेडॉक्स है। क्या है रेडॉक्स, आपको पता है रेडॉक्स किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जो हो रही है एक तरफ से हट रही होती है, जैसे इसमें से हट रही है, और ऑक्सीजन जो है दूसरे में जुड़ भी रही होती है, जैसे यहाँ पर एच है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई, तो उसे रेडॉक्स कहते हैं, जिसमें दोनों एक साथ होते हैं, उपचयन अपचयन बोलते हैं। ठीक है, रेडॉक्स इंग्लिश में लिखा है रेडॉक्स, हिंदी में उपचयन अपचयन अभी क्या कहते हैं। तो ये कह रहा है कि अब आप बताओ इनमें से कौन सी ठीक है। ठीक है, तो आप बोलोगे ये देखो, ये जो ध्यान से देखो, इसके अंदर ऑक्सीजन थी, क्या हो गई, अलग हो गई, तो ये ऑक्सीजन कम हो रही है तो बोलेंगे अपचयित हो रही है, और HCl में H में ऑक्सीजन आ रही है तो उपचयित हो रही है। तो देखो जो ये MnO है ये रिड्यूस हो रही है ना, ऑक्सीजन चली जा रही है ना इसमें से, तो रिड्यूस हो रही है, और ये जो HCl है इसमें ऑक्सीजन इसे मिल रही है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रही है। देख लो कैसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये जो पेपर है ना इसे प्रैक्टिस की तरह लो, इसके आसपास की चीजें अच्छे से करना। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन नए बनकर ही आते हैं ना, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, आपको इस पर स्टडी करनी है और बताना है कि कौन सी बात इनमें से ठीक ठीक है। ठीक है, और आप देखो इसका आंसर खुद कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। तो ये कह रहा है कि जो सेक्स होता है ना चाइल्ड का, वो डिटरमाइन होता है माता के द्वारा, ये कह रहा है नहीं नहीं, पिता के द्वारा होता है। ये कह रहा है जो प्रोबेबिलिटी होती है ना मेल की, वो ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब लड़का बच्चा पैदा होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है लड़की के। ये कह रहा है जो सेक्स होता है ना चाइल्ड का, वो डिटरमाइन होता है एट अ टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी सेक्स डिटरमाइन हो जाता है, जब मेल और फीमेल के गैमेट्स जो है फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट बनाते हैं। तो यहाँ पर आप हिंदी में पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे जो शिशु का जो लिंग है ना वो पिता के द्वारा होता है, ये बिल्कुल यहाँ पे ठीक लिखा है। ठीक है, और ये भी बिल्कुल बात नीचे ठीक लिखी है। ठीक है, और ये जो है ना, ये लड़का पैदा होने की ज्यादा चांस होते हैं, लड़की कम पैदा होने के चांस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के इक्वल है। तो ये दोनों गलत है, ये दोनों ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर 9 क्वेश्चन है, यहाँ पर ये इंग्लिश में हिंदी में है, और यहाँ पे गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। तो पहला लिखा है कि ये कैरी करते हैं हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, तो ये बिल्कुल ट्रू लिखा है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचना को लेकर जाते हैं। कह रहे किसी जंतु कोशिका के केंद्र के भीतर धाग्यों में संरचना होती है, तो केवल जंतु कोशिका कहना सही नहीं है ना, है ना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में होते हैं। तो और यहाँ पे इनसाइड द न्यूक्लियस ही बोला है इसने, है ना, जबकि प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस तो प्रेजेंट ही नहीं होता है ना। तो ये कह रहा ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये एग्जिस्ट करते हैं इन पेयर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल, ये भी गलत है। ये कह रहा आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा इसका। ठीक है, तो गुणसूत्र के रिगार्डिंग बात कर रहा था, तो अनुवांशिक सूचनाओं को जनकों से अगली संतति तक ले जाते हैं और कोशिका विभाजन में सम्मिलित होते हैं। तो आप इसके कार्य भी कर लो, क्योंकि यही क्वेश्चन छोड़ कई बार बड़े में भी आ जाते हैं। अगर किसी तंत्रिका का वह स्थल जहां विद्युत आवेश रासायनिक सिग्नल में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं, तो बताओ। ये कह रहा है कि इन अ नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल, बताओ जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो केमिकल में बदल रहा है, उसको इनमें से क्या बोला जाएगा। तो अगर आपने जैसे सपोर्ट से भी कर रखा है या एनसीईआरटी की बुक से भी कर रखा है, तो उसमें भी आपको यहाँ पर मैं बता दूं, ये तंत्रिका पेशीय संधि बोलते हैं इसे। ठीक है, इसे बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, और साइनप्स भी कहा जाता है, तो उसी को यहाँ पर बताया गया। ठीक है, फिर 11th है, ये कह रहा है रंध्र तब बंद होता है, बताओ। ये कह रहा है स्टोमेटा कब बंद हो जाता है, तो आपसे जैसे इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले कि जो इसी के रिगार्डिंग है कि जैसे जो स्टोमेटा उसके क्या कार्य होते हैं, फंक्शन क्या होता है स्टोमेटा के,
या ये पूछ ले कि जो पौधे अपना सूर्य की प्रकाश से जो भोजन बनाता है उसमें रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है, तो ऐसा कुछ पूछ सकता है ना। तो यह रंध्र वाला है, इसमें सी आंसर है दूसरा, और यहाँ पे तीसरा है। मतलब रंध्र कब होगा, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, और द्वार कोशिकाओं से पानी बाहर चला जाता है, तो ये तब बंद हो जाता है, ठीक है। तो समझ आई। स्टोमेटा कब क्लोज होगा, जब इसे कार्बन डाइऑक्साइड की नीड ना हो और जब पानी बाहर निकल जाए गार्ड सेल से। यह आंसर भी आप देख लो, है ना। फिर 12वां क्वेश्चन है, कह रहा है किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए ताकि पर्दे पर बिंब के समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। इंग्लिश में ये कह रहा है जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो उससे ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखें कि उसका सेम साइज हो जाए। ये बहुत इजी है, आपको पता है यहाँ 0 है, यहाँ F1 लेते हैं, यहाँ पे 2F1 ले लेते हैं, ठीक है, 1, और यहाँ पे F2 लिखते हैं, और यहाँ पे इसका डबल 2F2 होता है, तो ये सारा गैप बराबर होना चाहिए। तो अगर आप सेम साइज चाहते हो तो आपको 2F1 पर रखना पड़ेगा ताकि इमेज 2F2 पर आए, ठीक है। एक लाइन आप बिल्कुल ऐसे पहले डालोगे, ऐसे चली जाएगी, ठीक है, और दूसरा जो है O से आप लेकर जाओगे, ठीक है, जब O से आप लेकर जाओगे तो यहाँ काटेगी, ठीक है, तो इसलिए दोनों बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा फोकल लाइन के ट्वाइस पर, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या देगा, सी आ जाएगा। मतलब जिसने अगर प्रैक्टिस करी है ना, तो वो आराम से यहाँ पर बता देगा, ठीक है। अब उसके लिए कह रहे हैं मानव नेत्र का लेंस निकाय किसी प्रकाश सुग्राही पर्दे पर प्रतिबिंब बनाता है जिसे कहते हैं। तो बताओ, ये देखो ये क्या पूछा है, द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आईज फॉर्म एन इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। तो किस पर बनता है, रेटिना पर बनता है, ठीक है। जो हमें हमारी जो इमेज बनती है वो किस पर बनती है, रेटिना पर बनती है, ठीक है, यानी कि दृष्टि पटल पर बनती है। फिर आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए इनमें से चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कौन सा सही है प्रणालिका के अकॉर्डिंग। तो आप इसका ए आंसर बताएंगे। देखो ध्यान से देख लो, एरो कैसे जा रहा है, किस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर पूछा है द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो भी आपकी चैप्टर्स में जो भी पिक्चर्स है उसको आप ध्यान से एनालाइज करना। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनोइड। इनसाइड बोल रहे हैं, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड बोल रहे हैं, ठीक है। और आप जो सोलेनोइड है उसका भी पिक्चर की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देखिए 15वां क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है कि इस आहार श्रृंखला को ध्यान से देखिए और द्वितीय पोषी स्तर का जीव विलुप्त है इसमें, द्वितीय पोषी स्तर का जीव जिसमें विलुप्त है। तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल किस पे में से है, तो पहले होता है प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद होता है यहाँ पे जो फर्स्ट कंज्यूमर आ जाता है ना। लेकिन ट्रॉपिकल लेवल के हिसाब से सेकंड नंबर पर है। तो सेकंड नंबर पर कौन होते हैं, हॉर्बिवरस होते हैं, यानी कि शाकाहारी किसमें नहीं है, इसमें चेक कर लो, शाकाहारी किसमें नहीं है, तो इसमें बकरी है, ठीक है, और ऐसे ही इसमें भी है जू प्लैंकटन, और इसमें नहीं दे रखा, तो सी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ तो टेट्रा था ही ना, तो यहाँ पर ये आंसर आ गया सी। 16 है अलैंगिक जनन विधि की भूखंडन का इसमें कौन एग्जाम्पल है, जब एग्जाम्पल ही पूछ लिया कौन सा इनमें से, तो एग्जाम्पल तो प्लाज्मोडियम है। और आपने लैंगिक अलैंगिक दोनों पढ़े होंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए लैंगिक में कौन कौन सा आता है, आपको पता होना चाहिए फ्यूजन आता है, ठीक है, पैटेटिव प्रोपेगेशन आता है, स्पोर फॉर्मेशन आता है ना। तो इस तरीके से सारे आपको पता होना चाहिए, उन्हीं में से कोई एक पूछेगा, यहाँ पर देखो पूछा भी गया है, तो प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। आपने खंडन, ठीक है, विखंडन वगैरह पढ़े ना बच्चों, तो मुकुलन वगैरह, तो और काय प्रवर्धन तो अच्छे से कर लो, काय प्रवर्धन पे इस बार आने के चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो ये एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ के करना होता है। और यहाँ पर बोल रहा है पहले देखो दोनों ट्रू है फॉल्स, सबसे पहले चेक किया करो ट्रू है फॉल्स है। लेकिन हाइड्रोजन गैस जो होती है वो नहीं निकलती जब जिंक रिएक्ट करते नाइट्रिक एसिड के साथ। अगर आपने सारी इक्वेशन याद करी तब तो फटाफट बता दोगे, नहीं तो आप इक्वेशन लिख दो, जिंक ये लिखिए और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है तो ये बन रहा है। तो देखो यहाँ कहीं पर भी हाइड्रोजन गैस नहीं बन रही, नहीं बन रही। ये कह रहा है रीजन ये है कि जब नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर, हाइड्रोजन गैस जो है वो वाटर प्रोड्यूस करती है एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस, और खुद रिड्यूस हो जाती है। तो देखो यहाँ पर ये पानी बन गया ना, तो रीजन भी ठीक दे रखा है, तो इसके आंसर भी यहाँ दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ जो है वो भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से
फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, ये कह रहा है 80 नंबर पर, ये कह रहा है किसी आहार श्रृंखला के उच्चतम पोषक स्तर के जीवों में हानिकारक रसायनों का संघनन अधिकतम होता है। बताओ सही है गलत है? बोलेगा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो सबसे ऊपर जाता रहेगा ना ट्रॉपिकल लेवल में, जितना ऊपर जाओगे सारा केमिकल उसी में इकट्ठा हो जाएगा, हाँ या ना? हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये कह रहा है कि हार्मफुल जो केमिकल होते हैं वो फसलों पर डाले भी जाते हैं ताकि पेस्ट को, डिसीज को मार सके, लेकिन दोनों होता ठीक है, लेकिन ये रीजन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इस पे बी पे ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है नेक्स्ट है यहाँ पर 19 पर, ये कह रहा है स्थलीय जीवों की तुलना में जलीय जीवों की श्वसन दर अधिक तीव्र होती है। बताओ, ये कह रहा है जो ब्रीथिंग रेट होता है ना एक्वाटिक एनिमल का, वो ज्यादा होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। हाँ, उन्हें ना ज्यादा तेज से सांस लेनी पड़ती है। पता है क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि वो जमीन पर नहीं होते ना, वो पानी के अंदर होते हैं, और पानी के अंदर होने की वजह से पानी में ऑक्सीजन कम घुली होती है, तो इसके वजह से उन्हें तेजी से सांस लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ पर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन द वाटर इज वेरी हाई। देखो यहाँ बोल रहा है पानी में ऑक्सीजन बहुत तरह खुली होती है, ये तो साफ गलत बोल दिया इसने, हाँ है ना? तो ये कह रहा है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में पानी में ज्यादा होती है, तो ये गलत है। ये सही है, ये गलत है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इंद्रधनुष आकाश में सूर्य के प्रकाश का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम पता नहीं क्या होता है? जब एक लाइट 7 रंगों में टूट रही है ना, तो वो स्पेक्ट्रम बन रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है। तो ये कह रहा है बताओ ट्रू है फॉल्स है? आप बोलोगे बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, रेनबो जो होता है ना वो स्काई में तब बनता है जब सन हमारे बिल्कुल सिर पर हो जाता है और पानी की जो बूंदें होती है हवा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं ये बात बोलती कि हमारे सिर के ऊपर। सुनो मेरी बात, इसने बोला कि इंद्रधनुष तभी बनता है जब आकाश में सूर्य सिर के ऊपर होता है। नहीं, देखो जब ना जैसे बारिश हो रही है तो सूरज अगर इधर है तो यहाँ इस पे लाइट पड़ेगी, तब वो होगा। इस तरीके से ये गलत लिखा है, ये सही लिखा है, तो आंसर इसका सी आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, अब क्वेश्चन आंसर है, फटाफट इन्हें कर लेते हैं। यहाँ पे आंसर दिखाता रहूंगा, जल्दी जल्दी करेंगे। ये कह रहा है 21 है, कह रहा है उस रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का नाम लिखिए जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है, और अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए आप उसको बैलेंस भी करके दिखाएंगे। देखो ये आपकी बुक में से है, क्या बोला है? सिंपल तरीका बोला है कि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी से रिएक्शन करना है। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaO होता है। ठीक है, और यह पानी होता है। इस बार इसने ये नहीं बोला बिना बुझे हुए चूना, थोड़ा सा घुमा के सिर्फ केमिकल नेम लिख दिया, जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाए, और जब इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? बुझा हुआ चूना बन जाएगा। ठीक है, मतलब इसे बोलते हैं क्विकलाइम, इसे बोलते हैं सैगलाइम। ठीक है, और हीट बाहर निकलने लग जाएगी। तो बस ये बनाना था और इसको बैलेंस करके दिखा देना था और पूरा बता देना था। ये देखो आप, ठीक है, देख रहे हो ये आंसर इन्होंने पूरा करा हुआ है। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आया है? स्टेटमेंट लिख दी और आपको खुद लिखना था। ये कह रहा मानव पांच तंत्र में, क्या निम्नलिखित में से प्रत्येक की रोल लिखो। देखो हमारे जो डाइजेस्ट सिस्टम है ना, कितना सिंपल पूछा है कि इन सबका क्या क्या यूज है, बस इतना पूछा है इसने। तो आप बोलोगे जो HCl होता है वो क्या करता है? हमारे खाने को एसिडिक बनाता है। ठीक है, मतलब हमारे भोजन को अम्लीय बना देता है, और इससे क्या होता है जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनको किल कर देता है। ठीक है, मार देता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, एक लैंग्वेज में CBSE की तरफ से दिया गया है। ठीक है, बिल्ली क्या करता है? ये अपने पेट के जो सरफेस एरिया ना उसको बढ़ा देता है ताकि फूड का डाइजेशन अच्छे से हो सके। और एनल स्पिंचर क्या करता है? ये वेस्ट मटेरियल को एनस से बाहर निकालने के लिए रेगुलेट करता है। ठीक है, जो हमारा गुद्दा होता है। ठीक है, तो ये है। और लाइपेस क्या करता है? लाइपेस जो है ना वो हमारे जो हम खाना खाते हैं ना तो फैट की मोटी मोटी गोलियां बन जाए, तो वो ना बने इसलिए इसको क्या करता है? इम्यूनिफाइज कर देता है, तोड़ देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। समझ में आई? लाइपेस। ठीक है, इम्यूनिशीकरण आपने पढ़ा होगा हिंदी में। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, ये कह रहा है किसी सुगराई छुई हुई पादों की पत्तियों की गति जड़ों से नीचे की ओर गति से किस प्रकार भिन्न होती है? बताओ। देखो एक होता है जड़ें नीचे की तरफ जाती हैं, तो आपसे पूछ सकता है गुरुत्वानुवर्तन पढ़ा आपने? प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन पढ़ा है ना? तो जड़ जो नीचे जाती है, हाँ है ना? और जो यहाँ पर बोल रहा है कि जो छुई मुई का पौधा है ना, जब हम उसको छूते हैं तो वो अपने आप को बंद कर लेता है। ठीक है, तो ये कह रहा है उससे कैसे अलग है? उससे कैसे अलग है? तो आप यहाँ बताओगे दोनों में क्या डिफरेंट है, आप बताओगे। जो पत्तियां, जो सेंसिटिव वाला प्लांट है ना, जो छुई मुई का पौधा है, और जो जड़ जमीन के अंदर जा रही है, आप बोलोगे इसमें जो उद्दीपन हो रहा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है स्टिमुलस, तो जो हिंदी में जो दीपन हो रहा है वो छूने से हो रहा है। इसका जो दीपन है ना, स्टिमुलस, वो धरती की ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से हो रहा है। ये जो है ना ये ग्रोथ नहीं है कोई, क्योंकि पत्ती बंद हो गई, कोई ग्रोथ हुई? जबकि इसमें जड़ नीचे बढ़ रही है तो ग्रोथ हो रही है। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जबकि ये
एक ही डायरेक्शन में होता है। ये दोनों अच्छे से कर लो। आपने पढ़ा होगा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वाला भी, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, किसी और के जगह नहीं दे सकता। आपसे प्रकाश वर्तन वाला हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण वाला हो सकता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण में अगर जड़ नीचे जा रही तो पॉजिटिव है, लेकिन तना ऊपर जा रहा है वो नेगेटिव है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपचय को नियंत्रित करता है। अब जैसे यहाँ पर ये हार्मोन आ गया, आपने कोई और हार्मोन दे सकता है, ठीक है। और ये कह रहा है इस हार्मोन और उसे साबित करने वाली ग्रंथि का नाम बताइए। बताओ प्रोटीन और वसा और कार्बोहाइड्रेट को कौन कंट्रोल करता है। आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है, सपोर्टिव मटेरियल में भी टेबल बनी हुई है। अगर आपने वो कर लिया तो अच्छे से कर लोगे। आगे हिंट भी दे दी कि इसके लिए ना हमें आयोडीन वाला नमक चाहिए। तो अब आप समझ गए ये कौन सा है, थायरोक्सिन है, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है, ठीक है। और बाकी आप बता दोगे इसके बारे में। अगर ये नहीं होगा तो गोइटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घेंगा रोग हो जाएगा, घेंगा रोग, ठीक है। फिर देखो 24 में क्या है, ठीक है। कोई बीम किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। इंग्लिश में देखो ये लिखा है। तो आपसे बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम प्लेस कर रहे हैं। मैंने थोड़ा ज्यादा स्पीड से बोल दिया हिंदी में, ठीक है। मैं आपको समझा रहा था ना। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसको प्लेस किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। आपको नहीं अगर पता ना कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें दो ही इमेज बनती हैं, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर दोगे। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो। देखो बच्चों, जो उत्तल दर्पण हो, ठीक है, या अवतल दर्पण हो, यू हमेशा माइनस का होता है। यू हमेशा माइनस का होता है। अगर उत्तल दर्पण है ना तो एफ प्लस का होगा। अगर ये पता है तो आप आराम से कर लोगे। अगर उत्तल दर्पण है तो यू माइनस का और एफ प्लस का है। बस अब आपको क्या करना, फॉर्मूला पुट कर देना। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f 1/b प्लस 1/u, क्योंकि दर्पण का फॉर्मूला में प्लस होता है और लेंस के फॉर्मूले में माइनस होता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे इन्होंने सॉल्व कर दिया। ये समझ आ गया माइनस क्यों हुआ। पता है माइनस क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है। देखो ये हमारा उत्तल दर्पण होता है, ये होता है P, ये होता है F, ये होता है C। तो अब वस्तु कहीं पर भी रख लो, अगर यहाँ रखेंगे, जैसे एक लाइन इधर गई, डॉट 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 पीछे गई, एक लाइन C से ले लेंगे, तो वस्तु हमेशा यही बन रही है, P और F के बीच में हमेशा छोटी बन रही है। और क्योंकि शीशे के इधर केवल किसको रखा है, वस्तु को रखा है, तो शीशे से जो वस्तु की जो दूरी है ना, जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट को हिंदी में बिंब बोलेंगे, उसको यू बोला जाता है। और ये जो है ना, ये शीशे के अंदर है, ये क्या है, वी। ये क्या है, इमेज की डिस्टेंस है, प्रतिबिंब की दूरी है। तो ये इधर की तरफ है, जैसे ये ग्राफ होता है ना, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, वही चीज है। इसलिए ये जो एफ है, आप देख लो एफ भी क्या है, इधर की तरफ है तो प्लस का है। तो यही बता रहा है ना कि जो उत्तल है ना, उत्तल, उसमें एफ प्लस का होता है, यू माइनस का होता है, बाकी सब प्लस के होते हैं। देखो आंसर भी प्लस में निकलेगा। अगर आपको प्रैक्टिस है ना तो आप आराम से बता दोगे। और अगर किसी ने सोल्व नहीं करा ना, उसे पता है कि जब भी वो उत्तल दर्पण बनेगा ना, तो तीन चीजें हमेशा उसे पता होनी चाहिए जब भी उत्तल दर्पण बनेगा। नेचर, साइज, पोजीशन। नेचर क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, हमेशा दर्पण के पीछे बनेगी। और साइज हमेशा छोटा होगा। और पोजीशन मतलब जो है, अच्छा नेचर में मुझे बताना था वर्चुअल एंड इरेक्ट, हिंदी में प्रकृति। प्रकृति कैसे होगी, उसकी आभासी और सीधा होगा। साइज क्या होगा उसका, छोटा होगा। पोजीशन मतलब दर्पण के पीछे होगी, ठीक है। तो मैं एक बार फटाफट लिख देता हूँ। नेचर मतलब प्रकृति होता है, ठीक है। और साइज मतलब होता है आकार, पोजीशन मतलब होता है स्थिति। तो प्रकृति मतलब नेचर, ये थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, साइज, और ये है पोजीशन। तो नेचर इसका क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। इसलिए पता है कॉन्वेक्स जो मिरर होता है ना, जो उत्तल दर्पण होता है, इसी का प्रयोग पीछे वाली गाड़ियों को आने, जो पीछे गाड़ियां आ रही होती है ना, उसको देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि गाड़ियां बड़ी से बड़ी गाड़ियों की छोटी हो जाएगी, ठीक है। इसी को जैसे क्वेश्चन है ना, इसी को आसपास की चीजें भी कर लो, इसके उपयोग क्या होते हैं, ऐसे वगैरह, ठीक है। अब 25 क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे इन्हें क्या बोला है, इसने बोला है, देखो ये क्वेश्चन है ना 25, ये आसान है, ये भी बहुत ज्यादा। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपको शो करना है कि अगर हम 3 रेसिस्टर 6 ओम के लगा रहे हैं, ठीक है, और उनका कॉम्बिनेशन करने पर 9 ओम आए। देखो 3 लगा रहे हो, ऐसे जोड़ो इन रेसिस्टर को कि 9 आ जाए। ये आपकी बुक में से आने वाला क्वेश्चन है। ऐसे आता है कि ऐसे जोड़ो कि 1 आ जाए, ठीक है, पर उसमें अमाउंट दूसरी है। तो आप बुक में से क्वेश्चन एक बार देख लेना, वो कर लेना। तो अब आपको देखो यहाँ पर तो मैं करा ही देता हूँ। इन्होंने ऐसे लगाया, पहले इन दोनों को पहला लगा दिया,
और इनके साथ इसे सीरीज में जोड़ दिया। अब चेक करते नो आ रहा है नहीं आ रहा, ये तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो जब इस तरीके से जुड़ा होता है ना पैरेलल में, तो हमें पैरेलल में निकालना है P फॉर पैरेलल, एक बट्टे ये R1 प्लस एक बट्टे R2, ठीक है। तो एक बट्टे में R P फॉर पैरेलल, तो एक बट्टे में 6, एक बट्टे में 6 लगाया। अब इसका एलसीएम लो, एक बट्टे में R पैरेलल, तो एलसीएम लोगे तो नीचे 6 आएगा, ठीक है। तो आपको पहले ना आपको सर आपने तो डेक कर दिया, हम कैसे करेंगे सर, हमें कैसे पता चलेगा सर कि कैसे लगाना है? अब बताता हूँ। इसको काटो, 1/3 आ गया। अब दोनों को उल्टा कर दो, ये हो गया 3 हो गया, आ गया। अब देखो ये आ गया। और सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है? जब रेसिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं तो जैसे हमने R पैरेलल का निकाला है, इसको हमने पैरेलल ली तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हल्का सा डैश लगा दो, प्लस ये क्या है ऐसे जोड़ा है ना, तो इसको R3, तो ये कितना निकला था 3 + 6 9। देखो जब सीरीज होता है सीधा जोड़ देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसके जैसा आ जाए तो अगर सीरीज में है ना, जैसे मान लो यूं लगा दिया उसने, ये 6 है, ये 8 है, ये 6 है, तो अगर पूछेगा कि इसका रेजिस्टेंस कितना है सीरीज में, तो 6 6 12 12 8 20 हो गया। और अगर बोलेगा पैरेलल में है, मान लो और आसान क्वेश्चन दे दिया, तो पैरेलल में तो तीनों का एलसीएम बटे में लगा के कर लेंगे, 1/6 1/8 1/6 एलसीएम ले लेंगे, फिर जो आएगा उसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि ये पैरेलल में उल्टा होता है। पहले एलसीएम लेंगे, 48 एलसीएम आ गया, ठीक है, 48, तो इस तरीके से, ठीक है ना। 6 8 48 8 आ गया, 8 एकम 8 8 48 6 आ गया, 6 6 48 8 आ गया, तो 8 8 16 16 6 22, तो 22/48 और 48/22 कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन पैरेलल में पूछ ले, ये क्वेश्चन सीरीज में पूछ ले। अब आपके मन में आएगा सर जैसे यहाँ बोला है कि 6 6 वालों को कैसे जोड़ें कि जो है 9 आ जाए, तो आपको ना अलग अलग ट्राई करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने ऐसे ट्राई करा, किसी बच्चे ने क्या करा कि मान लो तीनों के तीनों पैरेलल में लगा दिए, तो 1/6 1/6 1/6, तो एलसीएम ले लिया, तो 3/6 यानी कि 1/2 यानी कि 2 आ रहा है, हाँ है ना। तो वो समझ गया कि भाई तीनों को एक साथ नहीं लगा सकता, वो तीनों को एक साथ जोड़ दो, जोड़ दिया, तो 6 6 6 18 आ रहा है। तो फिर वो क्या करेगा, 2 को पैरेलल में लगाएगा अपने आप, फिर 1 को सीरीज में, तो अपने आप उसका आंसर आ जाएगा। अगर प्रैक्टिस है तो वो माइंड में कर लेगा ना, पर मैंने इसलिए एक्स्ट्रा बताया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में दिए जाते हैं, ठीक है, सीरीज से पहले से जुड़े हुए। देखो ये और वाला तो और आसान दे दिया। यहाँ पर इसने बता दिया कि यहाँ पर कह रहा दिए गए प्रतिपथ में 2 ओम प्रतिरोधक की उपभोक्त शक्ति वॉट में परिकलित कीजिए। आपको यहाँ पर बोला गया कि आपको यहाँ पे पावर को फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है, पावर को। तो देखो सिंपल है, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर जो है ना, देखो यहाँ पर ये तो मैंने आपको करवा दिया ना है ना। अब ये देखो और वाला, आप देखो सीरीज में सीधा जोड़ दिया, 3 हो गया, हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितने वोल्ट है, 6 है, देख लो 6 है ना। तो इसके बाद आपको पावर का फॉर्मूला लगाना है, तो पावर का फॉर्मूला लगाने के लिए पहले आपको आई निकालना पड़ेगा। तो आई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई इक्वल टू वी अपन में आर करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आई इक्वल टू वी अपन में आर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इससे आई निकाल लेंगे, आई कितना दे देगा 6, आर कितना 3, तो ये आ गया 2, तो आई 2 आ गया। अब हम पावर का फॉर्मूला लगा देंगे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I² R, तो इस पर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये करा हुआ है इन्होंने सॉल्व, ठीक है, ये आंसर आ गया। फिर उसके बाद देखो 26 है, ये कह रहा है 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती। मतलब इसका मतलब है ना अलग अलग जो फोर्स है, ठीक है, वो अलग अलग लाइन होने के बावजूद भी एक ही जैसा हो रहा है, तो ये आप बताओगे, ठीक है। तो वो नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जैसे जो मैग्नेट, जैसे अगर हम सुई का एग्जांपल दें तो वो अलग अलग डायरेक्शन, मतलब अलग अलग जगह है, फिर वो एक ही डायरेक्शन को दिखा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लिखा ना, ये देखो ये लिखा है, इफ दे इंटरसेक्ट देन एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे वुड बी द 2 डायरेक्शन। अगर दोनों इंटरसेक्शन करेगी तो 2 डायरेक्शन होंगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। और जब काट रही है तो वो 2 डायरेक्शन दिखा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। काटेगी तो फिर एक ही डायरेक्शन हुई ना, इसलिए। तो उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आपको किसी दिए गए प्रवेश में एक समान चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण किस प्रकार किया जाता है, अपने उत्तर की पुष्टि के लिए आपको आलेख बनाना है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइन। बस ये बताओगे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा पैरेलल होता है। आप कुछ भी बना के दिखा सकते थे कि
जितना जरा पास में होगा तो फोर्स प्रोटेक्शन ज्यादा होगा। कुछ नहीं, बस बना के दिखा दो, बता दो कि वो पैरेलल में होता है, ठीक है। फिर देखिए सेक्शन सी है यहाँ पर, ये कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक की रासायनिक प्रक्रिया के लिए एक एक रासायनिक समीकरण दीजिए। देखो सबका आपको आपके पहले चैप्टर में से इतना आसान दे दिया, यहाँ पर आपको बोल दिया कि आपको रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और शेपन बनाने का एक एग्जाम्पल देना है। तो कलर चेंज हो जाए, कोई एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, देखा ना, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो वो चेंज हो जाता है, तो वही यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया। मतलब आपको अपनी बुक में से एग्जाम्पल देने हैं, देख रहे हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर इसने बोला कि टेम्परेचर का बताओ, ठीक है। देखिए अब ये है, अब मैं आपको ना सारे बाकी आंसर सारे दिखा रहा हूँ, आप बाकी ये सारा पेपर देख लो कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ठीक है, ये आप देख लो, और ये इसके ऑफिशियल आंसर हैं। अगर हो सका तो पार्ट सेकंड में ले आऊंगा, लेकिन अब आपका एग्जाम है, आप इसे देख लो कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन आए हैं और इसके आंसर क्या है, ठीक है। अब ये एक ही मीडियम में अवेलेबल है तो इसी में आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आप गूगल ट्रांसलेटर से या किसी और मीडिया से चेंज कर सकते हो। क्वेश्चन देख लो कैसे कैसे कौन से आए हैं बाकी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये हिंदी में, ठीक है, ये इंग्लिश में है, और ये हैं इनके आंसर्स, ठीक है। 29, ये 30, 31, देख लो। आँख को ठीक करने का उपाय है ना हाइपरमेट्रोपिया, तो हर साल या तो प्रेसबियोपिया पे आ जाता है या मायोपिया पे आ जाता है या हाइपरमेट्रोपिया। और ये दोनों राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट हैंड रूल ये अच्छे से कर लो, क्योंकि ये काफी टाइम से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं सब दिखा रहा हूँ, बता नहीं पाऊंगा ज्यादा, ठीक है। 33 का आंसर देख लो, और जो उनके रिगार्डिंग आया है CFC वगैरह के रिगार्डिंग, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, पर पता है बच्चे ना एग्जाम में जब पेपर देते हैं ना थोड़े देर तो घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से जो ना आता है ना, जब लास्ट टाइम होता है तो तब ध्यान में रखते हैं या पेपर के बाद देखते हैं तो कहता है अरे ये तो आता था। तो इसलिए पूरा पेपर चेक कर ला कर जो 15 मिनट मिलते हैं, सबसे अच्छी क्या क्या चीजें आती हैं, ताकि उनको आप छोड़ो ना, ठीक है। क्योंकि लास्ट में कोई क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, जैसे आप देख लो लास्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आए, ये ईजी हैं, ठीक है। आप देख लो यहाँ पर क्या क्या, और पावर लेंस पे क्वेश्चन पे आप कर लेना, उसकी ऐसे डायोप्टर होती है, माइनस का होगा तो कौन केव लेंस होगा, प्लस का होगा तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, है ना। बाकी ये क्वेश्चन मैंने दिखा दिया, अब इसके आंसर देख लो। ये 34 है, एक मिनट, ये 34, ये मेथड है, ठीक, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक, गर्भ निरोधन उसके रिगार्डिंग दे रखे हैं, ठीक है। और ये चित्र आया है, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, बर्डिंग के बारे में, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है। अब 35 तक दिखा दिया ना मैंने, ये देखो, ये 36, 38 है। देखो ये मैंडल वाला आया, देखो किस तरीके से बीज वाला है, तीनों में से एक कर लो, या तो फूल वाला आएगा, ठीक है, या प्लांट वाला या सीड वाला, ठीक है। बाकी एक्वायर्ड और जो मतलब हम दूसरा मतलब और दूसरा जो है ना इनहेरिटेड होता है, तो दोनों के दोनों आप वो भी पढ़ लेना, ठीक है। जो हम माता पिता से लेते हैं इनहेरिटेड हो गया, एक्वायर्ड जो हम पैदा होने के बाद गेन करते हैं, गेट करते हैं। ये देखो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और आप देखोगे ना सच में बहुत इजी क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे, ये कह रहे दो प्रॉपर्टी बताइए इमेज जो केस 2 में बन रही है,
तो अगर आपने ये डायग्राम पढ़ा है कि एफ ज्यादा है, सी ज्यादा है, आर ज्यादा है, उससे आप पता लगा पालोगे कि भाई कौन सा यहाँ पर मिरर है या कौन सा यहाँ पे मतलब एफ से एफ के ऊपर है, सी के ऊपर है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये है। एक बार अब इसके आंसर देख लो, पहले इसको खुद ट्राई करने की कोशिश करना, फिर आंसर मैच कर लेना। ठीक है, देखो 36 देख लो पहले। सेक्शन ई के आंसर है। देखो जो कैथोड होता है उसमें प्योर कॉपर होता है, एनोड में इम्प्योर होता है। कैसे रिएक्शन कर रहा है पूरा पूछ लिया, जो टेबल जो होती है ना बुक में आपके बना भी रखा है इसमें। और डोमिनेंट जिसकी चलती है और इसी से जो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी बोलते हैं। अभी मिरर वाला क्वेश्चन है। देखो जब एफ से ज्यादा होगी ना आगे, मतलब कि यू जब छोटा हो जाता है ना, जब यू की वैल्यू छोटी हो जाए, ठीक है, और एफ की वैल्यू जो है ना वो बड़ी हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, वो पीछे बन जाएगी कॉनकेव मिरर में। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।